गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो S5 के तीसरे चैप्टर में दूसरा टॉपिक है प्राणायाम और आसनों की बुनियादी समझ। तो प्राणायाम सबसे पहले हम लोग इसका प्राणायाम समझते हैं। प्राणायाम प्राणायाम शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। तो आयाम का मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है, विस्तार। तो और प्राण प्राण मतलब सांस। तो इसमें सांस का विस्तार, आना जाना, ये क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है, ठीक है। तो प्राणायाम जो है वो प्राण और आयाम का क्या हो गया? संयोजन हो गया, ठीक है। अब जो है ये प्राण जो होता है वो क्या होता है? हमारी प्राण शक्ति जिसको बोलते हैं या जीवन शक्ति बोलते हैं ये। और आयाम जो हो गया वो दीर्घता हो गया, विस्तार हो गया। तो ठीक है, जीवन शक्ति का विस्तार, तो ये हो गया क्या? प्राणायाम, ठीक है। तो जो हमारे महर्षि पतंजलि है उन्होंने योग और योग के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या दिया है? बल दिया है। और योग में उनको प्राणायाम के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बल दिया गया। अभी जो है रामदेव बाबा जो हैं वो भी प्राणायाम के ऊपर प्राणायाम की महत्ता को बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश की है। और ऐसा मतलब कि वो कहते हैं कि डेली लोगों को प्राणायाम करने चाहिए। इससे क्या होता है कि शरीर हमारा जो है वो स्वस्थ रहता है, मन को शक्ति मिलती है। और हमारा जो बुद्धि है वो शरीर स्वस्थ रहने से, मन मजबूत रहने से बुद्धि जो है वो बढ़ता है और बलवान बनता है और कुशाग्र बनता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है कि प्राणायाम जो है वो करने से हमारा फेफड़ा सबसे ज़्यादा जो है कि हमारा फेफड़ा जो है वो मजबूत होता है। अभी हम लोगों ने मतलब कि पहले जो है कोरोना काल के पहले हम लोग फेफड़ों के ऊपर मतलब कि इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, सोचते नहीं थे। सिर्फ ये नो स्मोकिंग बात की जाती थी फेफड़ों की। तो अभी कोरोना में जो है ये फेफड़ा जो है सबसे ज़्यादा जो वो अफेक्ट कर रहा था, या मैक्सिमम वो फेफड़े को ही अफेक्ट कर रहा था। तो फेफड़ा जो है वो हमारे शरीर का वाइटल ऑर्गन है, ठीक है। तो जो प्राणायाम है वो हमारे पूरे शरीर को जो है वो स्वस्थ रखता है और ख़ास करके वो फेफड़े को बहुत अधिक मजबूत बनाता है। जो प्राणायाम है उसमें सांस लेने की विधियाँ जो है वो सम्मिलित होती हैं, जो कि श्वसन प्रक्रिया के नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। प्राणायाम में जो है प्राणायाम को जो है यौगिक ब्रीदिंग या फिर यौगिक श्वसन भी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि हमारे सांस लेने के तरीकों के बारे में बातें होती हैं, ठीक है। प्राणायाम जो है उसके जो 3 चरण होते हैं, एक होते हैं पूरक, रेचक और कुंभक। तो पूरक जो होता है वो सांस को नियंत्रित, सांस को लेने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरक होती है। रेचक जो होता है वो नियंत्रित सांस को छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो रेचक होती है। और तीसरा जो है वो कुंभक। हम लोग जो है या कोई भी व्यक्ति सांस जो है वो भर कर अंदर कुछ देर के लिए जो रखता है, ठीक है, सांस को अंदर भर कर कुछ देर के लिए रखता है, वो क्या होती है? कुंभक। सांस लेने और सांस छोड़ने की नियंत्रित प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि प्राणायाम जो है वो कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या दिशा निर्देश होने चाहिए। तो प्राणायाम जो है हम लोग आसन करेंगे उसके बाद ही प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम में जो है वो गर्दन के ऊपर, कंधे के ऊपर, मांसपेशियों के ऊपर, चेहरे के ऊपर ज़्यादा जो है बल नहीं देना चाहिए, ठीक है।
प्राणायाम के दौरान जो है वो आँखों को बंद रखना चाहिए और सहज भाव से जो है प्राणायाम करना चाहिए, सजग होकर प्राणायाम करना चाहिए। श्वास जो खींचने और छोड़ने का जो समय है उसको धीरे धीरे जो है वो बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद जो है कि बच्चे जो है प्रारंभिक विद्यालय में उनको थोड़े थोड़े जो है प्राणायाम जो है उनको सिखाना चाहिए, ताकि उनको हैबिट्स रहेगी और वो उनको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। प्राणायाम जो है वो कई प्रकार के होते हैं, हम लोग जैसे कि जानते हैं अनुलोम हो गया, विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है वो प्राणायाम हैं। उसके बाद होता है उज्जाई प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, सदंत प्राणायाम, ये सारे जो है प्राणायाम के एग्जाम्पल हैं। देखिए प्राणायाम हो या फिर आसन हो, ये सभी चीज़ें जो है वो एक्सपर्ट के दिशा निर्देश में ही करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम ना करें तो ठीक है, प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। लेकिन अगर गलत तरीके से करेंगे तो ये जो है गलत प्रभाव भी हमारे ऊपर डाल सकता है, और उससे क्या है कि हमारे शरीर को जो है नुकसान हो सकता है। इसलिए प्राणायाम जो है वो सही ढंग से करना चाहिए, सही दिशा निर्देश में करना चाहिए, और जो एक्सपर्ट होते हैं उनके निगरानी में करना चाहिए। ओके, अब जो हम लोग हैं वो बात करेंगे बुनियादी आसनों की समझ। तो सबसे पहले आसन को जानते हैं कि आसन जो है वो हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे ऊपर जो है वो प्रभाव डालता है। तो आसन जो है वो आरामदायक होनी चाहिए और लंबे समय तक जो है वो लगातार कायम रखा जा सके, ऐसा होना चाहिए। आसन जो है वो हमारे शरीर को अस्थायित्व प्रदान करता है, आराम प्रदान करता है, तो इसीलिए आसन को किया जाता है। और ये जो है हमें मतलब कि बहुत सारे शरीर में विकार होते हैं, उससे जो है वो लाभ दिलवाता है, उससे आराम दिलवाता है, ठीक है। तो ये जो आसन है उसको करने के लिए जो है हमें दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। तो जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे, उनकी निगरानी में ही, उनके देख रेख में ही आसन जो है वो करना चाहिए, सीखना चाहिए। और जब मतलब कि उसकी समझ हो जाती है उसके बाद ही अकेले में करना चाहिए। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको आसन जो है वो प्रारंभिक काल में जैसे विद्यालय में सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आसन को जो है वो उनके जो टीचर होते हैं आसन सिखाने वाले, वो उनके एज के हिसाब से उनको आसन सिखाएंगे, ठीक है। तो आसन जो होता है उसके मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं? तो मुख्य तत्व होता है शारीरिक क्रियाओं एवं प्रवृत्तियों का उचित रूप में निष्पादन करना। दूसरा है व्यक्ति में उत्तम शरीर संतुलन विकसित करना। तीसरा है स्नायुओं, मांसपेशियों आदि शरीर की क्षमता व स्वास्थ्य का संतुलन, ठीक है। और चौथा है व्यक्तिगत बुद्धि विकास में सहायक होता है, ठीक। इसके बाद जो है कुछ आपने सुना होगा कि आसन होता है या प्राणायाम होता है, उसको सही ढंग से ही करना चाहिए, गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे शरीर पे क्या है प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो दोषयुक्त आसनों के कारण क्या होते हैं? एक तो होता है कि जन्मजात होता है, जैसे कि उसको किसी तरह से जन्मजात कोई प्रॉब्लम हो बच्चे को, तो उसको वो सारे आसन को नहीं कर सकता है, उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। दूसरा हो सकता है कोई बीमार बच्चा हो, उस बीमारी जो है उसका कारण बन जाता है, तो वो सारे आसन को नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके हड्डियों में सूजन हो, रिकेट्स हो, क्षय रोग हो, इस तरह के घुटने टेढ़े हों, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो आसन को करने में असमर्थ होता है। तीसरा है कि दुर्घटना या चोट हो जाए तो भी वो, जैसे कि किसी तरह से दुर्घटना हो जाती है, आपने देखा होगा किन्हीं के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो शरीर में भी जो है कुछ विकृतियाँ आ जाती है, जैसे कि लंगड़ा कर चलना,
या फिर मतलब कि घुटने में प्रॉब्लम इस तरह की हो जाती है, तो उन्हें भी मतलब कि आसन करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है कि असंतुलित भोजन या कुपोषण, जिससे कि बच्चे कमज़ोर रहते हैं। उसके बाद है कि थकान, अगर थका हुआ बच्चा है तो वो सुस्त हो जाता है और वो मतलब कि उठ बैठ या खड़े होने में मतलब कि उसको थकावट महसूस होती है, वो करने की इच्छा नहीं रखता है, ठीक है। अत्यधिक कार्य, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो ओवरलोडेड है काम से, वो अत्यधिक काम करता है, तो उससे क्या है कि वो उसमें इरिटेशन पैदा होती है। ओवरलोडिंग से क्या होती है, इरिटेशन पैदा होती है, तो वो आराम करना चाहता है, तब भी वो आसन करना नहीं चाहेगा। उसके बाद होती है कि कोमलता एवं नकल। तो कुछ जैसे कहा जाता है खासकर लड़कियों के बारे में कि लड़कियां कोमल होती हैं, तो इसलिए वो लोग जो है वो आसन जो है नहीं करना चाहती हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जो नकल भी करते हैं कि वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करेंगे। तो इस तरह से जो होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये भी मतलब कि पाई जाती हैं, देखा जाता है। तो इसीलिए क्या है कि आसन जो है ये सारे लोग जो है वो बच्चे जो हैं इस तरह के होते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि अनुचित आसन भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि बच्चे जो है वो पर्टिकुलर जो एक्सपर्ट होते हैं उनके देख रेख में ही आसन करेंगे, नहीं तो क्या है कि गलती होने की संभावना है, जिससे कि शारीरिक विकार पैदा हो सकता है, ठीक है। अब जो है बुनियादी आसनों की समझ, तो बुनियादी आसन जो होते हैं प्रारंभिक स्तर पे जो बच्चे करेंगे, वो जैसे होता है कि खड़े होकर किए जाने वाले आसन में होता है ताड़ासन, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अर्धकटी चक्रासन। उसके बाद होता है अर्ध चक्रासन हो गया, ठीक है, त्रिकोणासन हो गया। ये छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में सिखाया भी जाता है, ठीक है। पाद हस्तासन हो गया, ठीक है। उसके बाद है कि बैठ कर किए जाने वाले आसन आ जाता है, जैसे कि वज्रासन, पद्मासन, पश्चिमातासन, उष्ट्रासन। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बैठ कर किए जाने वाले आसन हैं। उसके बाद है वक्रासन। उसके बाद है क्या कि पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, जैसे कि आ गया सर्वांगासन। उसके बाद आ गया आपका हलासन। उसके बाद होता है कि पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, शलभासन, भुजंगासन, धनुरासन, मकरासन, ये सब जो है वो पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन हैं। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मतलब कि बहुत अच्छा कॉम्बो है, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है योग की मुद्रा में सूर्य को नमस्कार करना या सूर्य के समक्ष जो है वो झुकना। कहा जाता है कि ये आसन जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो जो सूर्य नमस्कार है उसके बहुत सारे लाभ हैं, मैं 2-4 बता देती हूँ कि यह शक्ति, सहनशीलता और लचीलेपन को बढ़ाने में सहायता करता है। यह शरीर की सभी प्रणालियों को नियंत्रित करता है। इसको करने से बच्चे में एकाग्रता आती है और यह जो है शरीर की अधिक चर्बी को हटाने में सहायता करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बढ़ते हुए बच्चों की लंबाई और उनके शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। यह शरीर को बल प्रदान करता है, मन को स्फूर्ति देता है और इससे पेट के अंगों में खिंचाव होता है, जिससे कि पाचन क्षमता जो है वो दुरुस्त होती है, ठीक है। तो ये किनको जो है नहीं करना चाहिए, जिनका हाई बीपी रहता है, उच्च रक्तचाप, बुखार है, हृदय रोग है, हार्निया है, स्लिप्ड डिस्क है, आंत्र तपेदिक है, इस तरह के लोगों को ये जो सूर्य नमस्कार है वो नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ये जो है हम लोग जो है इसका जो सेकंड टॉपिक है 3rd चैप्टर का, उसको आज हम लोग डिस्कस किए हैं, प्राणायाम एवं आसनों की बुनियादी समझ, ठीक है। मुझे लगता है कि ये आप लोगों की कुछ समझ इसमें बनी होगी, विकसित हुई होगी और आप लोग इस टॉपिक को अब समझ पाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। ओके।